हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ईस्टर आइलैंड को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था माहिम फोर्ट को लेकर के। तो माहिम फोर्ट जो है वो हमारे इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। इस माहिम फोर्ट का कंस्ट्रक्शन 11th सेंचुरी के टाइम में राजपूत डायनेस्टी के एक इम्पोर्टेंट रूलर महाराजा प्रताप बिंब के द्वारा करवाया गया था। अब ये माहिम फोर्ट इसलिए न्यूज में बना हुआ था क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा एनक्रोचमेंट और स्लम एरिया जो है वो डेवलप हो रहा था। तो बीएमसी ने क्या किया है कि यहाँ पर 250 से ज्यादा जो स्लम्स हैं उनको डिमोलिश किया है, जिसकी वजह से माहिम फोर्ट जो है वो न्यूज में बना हुआ था। तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। तो देखो अभी कुछ टाइम पहले जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो 4% रिजर्वेशन वहां पर ओबीसी कोटा देखने को मिलता है उसको उन्होंने स्क्रैप करके डिसाइड किया कि ये 4% रिजर्वेशन जो है वो वहां पर दो कास्ट, एक वोकालिगा और एक लिंगायत, इनके बीच में जो है वो डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो अभी ये जो आपने नया नोटिफिकेशन रिलीज किया है इसके बेसिस पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के अभी जो है वो डिस्कशन और ज्यादा होगा। इसी आर्टिकल के बारे में जो स्टेट पेज आता है वहां पर अच्छे से डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा। उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। उन्होंने स्पेसिफिक बोला, एक कमेटी का उन्होंने यहाँ पर पॉइंट रखा है कि जस्टिस चन्नप्पा रेड्डी कमीशन जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ओनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वो सोशली बैकवर्ड नहीं है। मतलब उनको इस तरीके की रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जुडिशरी की ये बात माननी है कि 50 ईयर्स तक आपने किसी को रिजर्वेशन दिया और अचानक से आप बोलते हो कि उसका रिजर्वेशन जो है वो स्क्रैप कर दिया जाए, और किस बेसिस पर? सिर्फ इसलिए कि उस कम्युनिटी में ये बोला है। लेकिन उस कमीशन को, रिपोर्ट को इस तरीके से गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। उस रिपोर्ट में कहीं भी क्लियरली ये नहीं बोला गया था कि सिर्फ वो सोशली, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड नहीं है। अगर हम बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मोस्टली, अगर अभी भी हम डिस्कस करें तो एजुकेशन लेवल पर काफ़ी ज़्यादा जो है बैकवर्ड है, उनको अभी भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और साथ ही साथ में यहाँ पर ये बोला गया कि आप बात कर रहे हो कि रिलीजियस बेसिस पर जो है वो नहीं होना चाहिए क्या, रिजर्वेशन। लेकिन इसके अलावा अदर रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, क्रिश्चियन कम्युनिटी और भी जो कम्युनिटी हैं जिनको माइनॉरिटीज लेवल पर जो है वो डिसाइड किया जाता है, तो उनको रिजर्वेशन अगर दिया जा रहा है तो इनको क्यों नहीं। साथ ही साथ में इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप ये बोल सको कि इनको रिजर्वेशन की जरूरत अभी नहीं है। अगर हम कर्नाटका स्टेट की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट कम्युनिटी है, तो उसके अपग्रेडेशन के लिए इस तरीके के रिजर्वेशन की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है साउथ पेज पर। और यहां पर देखो इस आर्टिकल में बताया गया है आज है 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है, और हैदराबाद में उनका 125 फीट का स्टेचू जो है उसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जो बर्थ है वो मध्य प्रदेश में जो मऊ जो जगह है वहाँ पर हुआ था। और अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट इनके एक तरीके से कंट्रीब्यूशन की, तो देखो फर्स्ट इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये रहा था कि इन्होंने हमेशा से एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को एक तरीके से सपोर्ट करने की बात की थी। और यही एक बेसिक रीजन है कि हमारे इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस विमेन जो है उनको भी राइट टू वोट जो है वो दिया गया था। दूसरा अगर हम बात करें तो ये जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया जा रहा था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और उसकी इंपॉर्टेंट जो बॉडीज थी, तो उसमें थे एक ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे
ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इनके अलावा ये चेयरमैन थे, इनके अलावा 6 मेंबर जो है वो और शामिल थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, उन्होंने सोशल रिफॉर्मर का हमेशा से एक रोल प्ले किया। सोसाइटी में लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सब के लिए जो है हमेशा उन्होंने फ्रेम करने की कोशिश की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो अभी यूक्रेन के जो मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, उनकी इंडिया में विजिट देखने को मिली, और मेन टारगेट क्या था कि रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इंडिया जो है वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। तो इस पॉइंट के बेसिस पर हम मान सकते हैं कि इंडिया का जो एक स्टैंड है वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है कि किसी भी इशू को टैकल करने के लिए, किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए जो है वो किस तरीके से इंडिया के स्टैंड की जो है वो जरूरत हो रही है। तो यहाँ पर यूक्रेन के जो मिनिस्टर हैं, हालांकि उन्होंने इंडिया के स्टैंड पर भी बात किया है। जैसे कि अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो इंडिया ने जो है हमेशा इस बात के ऊपर बोला कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर भी उनके रिलेशन जो है वो रशिया के साथ में हमेशा मेंटेन रही। जैसे हमने देखा कि जो ऑयल का प्रोडक्शन रशिया से जो होता है उसको हमेशा से इंडिया ने उसके ऊपर फोकस किया, और काफ़ी देखो रशिया के साथ में इंडिया के रिलेशन जो है वो काफ़ी पुराने भी हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के मिनिस्टर ने ये बात बोली भी है कि इस तरीके से अचानक से रशिया के साथ में जो इंडिया के जो डिफेंस रिलेशन रहे हुए हैं, जो काफ़ी डेकेड्स ओल्ड हैं, उनको अचानक से चेंज करके उसका अल्टरनेटिव ढूंढना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने देखो ये फोकस किया कि रशिया के साथ में इंडिया के रिलेशन काफ़ी बेहतरीन है। इंडिया उन रिलेशन का यूज़ करते हुए जो है, उनके साथ में फोकस करते हुए जो है इस कन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के ऊपर काम कर सकता है। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो उसकी वजह से सिर्फ रशिया और यूक्रेन इफेक्ट नहीं हो रहे, सिर्फ यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो इफेक्ट नहीं हो रहा, ग्लोबली लेवल पर इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल के प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें, हमने देखा भी था कि अभी ओपेक प्लस कंट्री जो है उन्होंने डिसीजन लिया है कि क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको वो डिक्रीज करेंगे। तो इसके बेसिस पर, और हमारे इंडिया जो है वो यूएस और चाइना के बाद में अगर हम बात करें तो 3rd नंबर का कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है। ओके, और हम इम्पोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से। तो इन सब के बेसिस पर अगर हम देखें तो इंडिया को तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी, और क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी कम होगा तो इंडिया जो है उसमें तो एक तरीके से हायर लेवल पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस हैं वो हाई लेवल पर देखने को मिलेंगे। गैस का जो प्रोडक्शन है उसमें इशू देखने को मिलेंगे। तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी से इफेक्ट होगी। तो अगर रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म होता है, इसका एक अगर हम बात करें पीस सॉल्यूशन निकल के आता है, तो इसकी वजह से सभी जो कंट्रीज़ हैं उसमें इसका जो एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर यूक्रेन ने अर्ज किया है कि इंडिया जो है उनको अपना जो स्टैंड है, हालांकि वो न्यूट्रलिटी फेस कर रहे हैं, न्यूट्रलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रशिया के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। तो उनको क्या करना है कि जिस तरीके से क्लियरली जो है वो जो भी पॉइंट हैं अपने रिलेशन को वो बेहतरीन रखें, लेकिन फिर भी जो है जैसे कि जो भी वर्ल्ड लॉज हैं, ग्लोबली लेवल पर जो भी पीस को लेकर के, सॉवरेनिटी को लेकर के, इंटीग्रिटी को लेकर के जो लॉज बनाए हुए हैं उनके बेसिस पर इंडिया जो है वो अपना स्टैंड रख सकता है और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि रशिया के साथ में उनके रिलेशन बेहतरीन है, तो वो अच्छे से इस तरीके से इंडिया जो है वो अपने को और अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, तो इंडिया जो है वो न्यूट्रल तो रहे, लेकिन अपने आप को एक तरीके से पैसिव रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया को जो है वो रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है उसमें एक अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, रशिया की तरफ से जो भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है उसको वेल तरीके से इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करे, और इस इशू का जो है वो एक सोल्यूशन देने की कोशिश इंडिया जो है वो यहाँ पर कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी आम आदमी पार्टी को जो नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिला है उसमें कौन कौन से रूल्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखो, आम आदमी पार्टी को तो नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन मिला। इसके अलावा कुछ पार्टी जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इनका जो नेशनल पार्टी का जो रिकॉग्निशन है उसको स्नैच कर लिया गया है।
और कुछ पार्टीज का जो स्टेट पार्टी का डेजिग्नेशन था उसको भी स्नैच कर लिया गया है। तो कोई भी पार्टी उसको आप नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन कब देते हो, तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। और 1968 का जो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर है उसका पैरा 6B जो है वो नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन कैसे दिया जाता है उसके बारे में स्पेसिफाइड रूल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एक पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी तब बन सकती है कि वो मिनिमम 4 स्टेट में उसको स्टेट पार्टी का डेजिग्नेशन मिला हुआ हो, या फिर 4 स्टेट में लास्ट लोकसभा का इलेक्शन हुआ हो या स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ हो, उसमें जो है उस स्टेट में उस पार्टी को जितने भी टोटल वैलिड वोट्स गिरे हैं उसमें से 6% वोट उनको मिले हों, और साथ ही साथ में लोकसभा में उनके 4 मेंबर भी गए हों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोकसभा में जितनी सीट हैं उन टोटल सीट का 2% सीट जो है वो उस पार्टी को मिला हो कम से कम 3 स्टेट से। ओके, ये 2% जो डिवीजन है ना वो 3 स्टेट में देखने को मिलना चाहिए, तो तब जाकर के किसी पार्टी को जो है वो नेशनल पार्टी बनाई जा सकती है। अब देखो 2016 में ये जो 1968 का इलेक्शन सिंबल ऑर्डर है इसमें कुछ अमेंड किया गया था। पहले क्या होता था, पहले क्या मतलब इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि कोई भी इलेक्शन हुआ, स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसके बाद में जो भी पार्टीज वहां पर इन्वॉल्व हैं उन सबको रिव्यू किया जाता है कि ये नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी का जो भी इनका डेजिग्नेशन था क्या इसके अकॉर्डिंग इन्होंने परफॉर्म किया है या नहीं किया है। लेकिन 2016 में जो है ये अमेंड किया गया और इसमें ये बात रखी गई कि अगर कोई पार्टी जो है वो किसी जैसे प्रेजेंट टाइम में उनको डेजिग्नेशन मिला हुआ है और अभी इलेक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जस्ट उसके बेसिस पर उनका जो डेजिग्नेशन है उनका जो रिकॉग्निशन है उसको स्नैच नहीं किया जाता है। मतलब 2 कंसेक्यूटिव जो इलेक्शन जो है उसमें उनको व्यू किया जाएगा, तब जाकर के उनके ऊपर जो है वो रिव्यू किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी पार्टी जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी, जैसे कि जो आम आदमी पार्टी है इन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया। इन्होंने गुजरात इलेक्शन के बाद में ही अप्लाई कर दिया था कि उनको नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन दिया जाए। इसके अलावा जो अदर पार्टी है जैसे तृणमूल कांग्रेस, 4 स्टेट में स्टेट पार्टी होना चाहिए, लेकिन ये कुछ ही स्टेट में ही बचे हुए थे। अदर जो पार्टी जिनका डेजिग्नेशन छीना है वो भी कुछ स्टेट में ही बचे हुए थे। ओके, तो इसके बेसिस पर जो है इनका स्नैच कर लेना चाहिए था और काफ़ी लंबे टाइम से जो है इस तरीके का इशू देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जा करके और कोविड के टाइम में भी इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने इसको लेकर के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं निकाले थे। अब बात आती है कि कोई भी जो इस पार्टी है उसको स्टेट पार्टी का डेजिग्नेशन कैसे दिया जाता है, तो इसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे कि कोई भी पार्टी जो है उसको लोकसभा जो पोल हुए हैं उसमें या तो उसको असेंबली पोल में 2 सीट मिली हो, लोकसभा पोल में 1 सीट मिली हो, टोटल वैलिड वोट जो हैं उसमें से 6% वोट मिले हो, तो उसको क्या मिल जाएगा, स्टेट पार्टी का डेजिग्नेशन मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया भी हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए हैं तो टोटल सीट का या तो उसको 3 सीट मिली हो या फिर उसको जो है वो टोटल सीट का 3% पार्ट मिला हो, जो भी ज़्यादा हो उसके बेसिस पर, जो भी ज़्यादा हो उसके बेसिस पर जो है उसको स्टेट पार्टी, अगर इतनी सीट मिलती हैं तो उनको स्टेट पार्टी का डेजिग्नेशन दिया जाएगा। और लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 सीट्स में से 1 सीट जो है किसी पार्टी ने जीती हो स्टेट में तो उसको जो है वो दिया जाएगा स्टेट पार्टी का डेजिग्नेशन। इसके अलावा एक क्राइटेरिया ये है कि लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन होते हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें उस पार्टी को उस स्टेट में टोटल वैलिड वोट्स का 8% पार्ट मिला हो तो उसको स्टेट पार्टी का डेजिग्नेशन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी स्टेट पार्टीज होती हैं जो उनको डेजिग्नेशन मिलता है स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी का, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक तो उनको रिजर्व्ड पार्टी सिंबल मिल जाता है, दूसरा उनको स्टेट रन टेलीविजन रेडियो इन पे फ्री ब्रॉडकास्ट टाइम मिल जाता है, साथ ही साथ में इलेक्शन डेट्स, कंसल्टेशन इन द सेटिंग ऑफ इलेक्शन डेट्स, इलेक्शन डेट की जब सेटिंग की जाती है उसमें उनके साथ में कंसल्टेशन किया जाता है। और इसके अलावा इलेक्टोरल रूल रेगुलेशंस को भी सेटिंग करने में जो है इनसे इनपुट मांगे जाते हैं। अब वो पार्टी जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो इलेक्शन सिंबल जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं ना उनके द्वारा दिया जाता है। मतलब
कैंडिडेट्स जो हैं, जितने भी लोगों ने किसी पोल के रूप में अपने आप को अप्लाई किया और फिर उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद में जो है जो भी कैंडिडेट बचे हुए हैं और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी से हैं, उनको जो है उस टाइम क्या दिए जाते हैं, सिंबल दिए जाते हैं। मतलब पूरे कंट्री में वो पार्टी के मेंबर जो हैं वो एक सिंबल पे जो है वो अपने इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, उनके पास में एक रिजर्व सिंबल नहीं होता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेशन पार्टी काफी ज्यादा न्यूज में बनी हुई है और कुछ पार्टी का नेशन पार्टी का डेजिग्नेशन छीनने के बाद में हमारे इंडिया में ओनली 6 नेशन पार्टी जो है वो प्रेजेंट टाइम में है। देखो, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो रहे हैं, केरला हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली गई और इसमें ये बोला गया कि कोई भी पोल कैंडिडेट जो होते हैं ना, कोई पार्टी मान लो किसी सीट से अपने कैंडिडेट का चुनाव कर रही है, तो उनको लेकर के लोकायुक्त जो होता है स्टेट में वो प्रोब कर सकता है उनके सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के। तो इसमें देखो, केरला हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि पोल कैंडिडेट जो होते हैं वो पार्टी का इंटरनल मैटर होता है, इसमें लोकायुक्त जो है वो अपनी जांच नहीं कर सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे यूपीएससी में इस तरीके की टर्म को लेकर के पूछ लिया जाता है कि लोकायुक्त जो है वो पोल कैंडिडेट का सिलेक्शन जो होता है उसकी भी जांच कर सकता है, तो इस स्टेटमेंट को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जुडिशरी के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए जाते हैं ना, वो आपको ध्यान में रखने हैं। इनको लेकर के पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो हमारे मंथली करंट अफेयर्स हैं, साथ ही साथ में यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के जो आपका रैपिड रिवीजन टॉपिक बेसिस पर जो आपके करंट अफेयर्स हैं उनको प्रद्युमन सर कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आप जाकर के उन जो हमारी प्लेलिस्ट है उनको जाकर के व्यू कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। जो मई में आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं या फिर 2024 में अभी आप देने वाले हैं, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो करंट अफेयर्स की क्लियर होगी। आप जाकर के उन वीडियोज़ को व्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।